Hello class, good morning to each and every one of you. I hope you all are good and enjoying your days. मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग अपने घर पे पढ़ाई भी कर रहे होंगे. So class 7, this is Jason with you and today we are back with another chapter in geography. So today we are going to talk about lesson number 4. The name of the lesson is Our Changing Earth, Major Landforms of अर्थ, यानी हमारा अर्थ कैसे चेंज होता है और जो ज़मीनें हैं, जो लैंड है, वो किस तरह से फॉर्म होती है, हम इस चैप्टर में देखेंगे. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज हाउ डिड द सरफेस ऑफ द अर्थ चेंज ओवर टाइम. किस तरह से अर्थ की सरफेस जो है वो चेंज हुई है ओवर द टाइम. सो द अर्थ सरफेस इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ चेंजेस दैट अकर टू द अर्थ सरफेस. फर्स्ट चेंज इज स्लो चेंज, सेकंड चेंज इज फास्ट चेंज. ये हमने पहले चैप्टर, इससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि दो टाइप के चेंजेस होते हैं. फर्स्ट इज स्लो चेंजेस, सेकंड इज फास्ट चेंजेस. तो स्लो चेंजेस में क्या होता है, धीरे धीरे कई सालों में हमारी जो लैंड होते हैं वो चेंज होते हैं. लेकिन फास्ट चेंजेस किस तरह से होता है, फास्ट चेंज हैपन ड्यू टू द एक्शंस ऑफ अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स एसेट्रा. तो इनकी वजह से हमारे फास्ट चेंज होते हैं और स्लो चेंज कई सालों के प्रोसेस के बाद ही चेंजेस होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज which exogenic forces bring about a change on earth surface. तो क्या फोर्सेस हैं जिनके थ्रू हमारे अर्थ में चेंजेस, यानी अर्थ की सरफेस में चेंजेस आता है. Bringing about changes in the configuration of the surface of the earth are known as geomorphic processes. Diastrophism and volcanism are endogenic geomorphic processes. These have already been discussed in brief in the preceding unit. Weathering, mass wasting, इरोजन एंड डिपोजिशन आर एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस. यानी जो भी अपना चेंजेस होता है वो किसके थ्रू होता है, लैंड में वेदर के थ्रू होता है, मास वेस्टिंग के थ्रू होता है, इरोजन के थ्रू होता है और डिपोजिशन यानी एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी का जमा होना या फिर पानी का जमा होना. हम लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे मिट्टी का जमा होना पढ़ेंगे, मिट्टी का और पत्थर का जमा होना पढ़ेंगे. तो ये डिपोजिशन होता है, ठीक है, जमा होना. सो ये चेंजेस हैं जिसके थ्रू अर्थ में या फिर अर्थ के लैंड में चेंजेस आते हैं. अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे वेदरिंग और इरोजन के बारे में बता रखा है. ये बिल्कुल एक सपाट लैंड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल. लेकिन जब बारिश हुई और उसके बाद क्या हो गया, इरोजन होने लगे, यानी मिट्टी अपनी जगह से हिलने लगी. जैसे ये लैंड, हियर आर द स्टोन्स, सो व्हेन द रेन कम्स द स्टोन चेंजेस इट्स प्लेस टू हेयर. जैसे हम इसमें देख सकते हैं यहाँ से गिर के नीचे की साइड में आ गया. सो इन द प्रोसेस ऑफ इरोजन द एजेंट और द वाटर erodes and transport the sediment to another place. So what it has been doing, so when the rain happens here, the sediment or the rocks is transported to the other place, यानी यहाँ से नीचे की तरफ आ गए. So our next point is how does a river create different landform. किस तरह से नदी जो है वो अलग अलग लैंडफॉर्म्स बना सकती है. सो द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स. यानी जैसे हमने पिछला पढ़ा कि पानी की वजह से इरोजन हुआ, इसी तरह से डिपोजिशन भी होता है. डिपोजिशन यानी मिट्टी जमा होती है, जैसे मैंने बताया था, मिट्टी या फिर पत्थर, और इसके थ्रू डिफरेंट रिवर लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो बनते हैं. इन द अपर कोर्स ऑफ अ रिवर ऑफ द अल्टीट्यूड इज हाई एंड द ग्रेडियंट इज स्टीप. In the middle course, the river meanders through gentle gradients. In the lower course, the river flows over flat land. अभी देखिए हम वाटरफॉल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है. अब देखेंगे ये एक ज़मीन है, इसके तीन हिस्से हैं. दिस इज़ द ग्रास पार्ट, दिस इज़ द हार्ड रॉक, दिस इज़ द सॉफ्ट रॉक. सो व्हेन द वाटर कम्स रैपिडली गोज लाइक दिस, द वाटर गोज लाइक दिस, बट आफ्टर सम टाइम और आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों बाद क्या होता है, सॉफ्टर रॉक से ये धंसने लग जाती है ज़मीन के अंदर और पानी सीधा ऐसे आके गिरता है. तो इस तरह से ही झरना नीचे की तरफ गहरा होता जाता है. कुछ साल बाद आप आओगे तो क्या होगा, और ऐसे पानी बहने लगेगा और जो सॉफ्टर रॉक था ये और ज़्यादा नीचे होने लगेगा और जो हार्ड रॉक्स है ये ऊपर से अपना शेप भी खोने लगेगा. तो दो स्टेज चेंजेस हो रहा है, ये आपको और ज़्यादा गहरा होता जा रहा है और जो हार्ड रॉक्स है ये अपना शेप भी खोता जाता है. आप देखो गॉर्ज कट्स एज वाटरफॉल मूव्स बैक. यहाँ पे देखिए ये इस तरह से होता था, लेकिन ये अब पूरे फोर्स के साथ पानी एकदम से नीचे आता है. सो दिस इज हाउ द वाटरफॉल फॉर्मेशन डन. नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स इन प्लेन. Alluvial plains formed over a long period of time by a river depositing sediment on their food plains or beds, which become alluvial soil. Food plain adjacent to a river, lake, stream or wetland that experience occasional or periodic flooding.
सो अलूवियल क्या होता है? अगर आपने सुना होगा, जो ग्लेशियर जो हैं हमारे, जो समुंदर नहीं, हमारे जो पहाड़ हैं वहाँ पे आइस वगैरह जमा होती है, जो ग्लेशियर्स होते हैं, वो ग्लेशियर जब बह के नीचे की तरफ आता है तो वो रिवर जो होता है या फिर वो जो वाटर होता है वो अपने साथ कुछ सैंड और कुछ सॉइल, कुछ क्या बोलते हैं स्टोन्स, ये सब कलेक्ट करके लेके आता है। यानी ऊपर से बहता हुआ पानी आता है और अब वो अपने साथ पानी क्या क्या लेके आता है, ये सारी चीज़ें लेके आता है। और ये सारी चीज़ें लेके आने के बाद एक ऐसा जगह आता है जहाँ पे ये क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, तो वो जो इकट्ठा होता है वो उसे हम अलूवियल बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। पंजाब के, हरियाणा की जो जगहों में जाओगे आप तो वहाँ पे अलूवियल सॉइल आपको मिलेंगे, यानी वेरी गुड फॉर फर्टिलिटी जो रेट है, फर्टिलिटी जो ग्रोथ है वो उसकी उस पत्थर की या फिर उस मिट्टी की बहुत अच्छी होती है और वहाँ पे बहुत अच्छा उपजाऊ मिट्टी मिलती है उन किसानों को, और जो खेती बाड़ी जो होती है वो भी उनसे बहुत अच्छी होती है। सो इस तरह से डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन यानी जमा होना होता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम डिपोजिशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, फ्लड प्लेन्स, किस तरह से बाढ़ की वजह से भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ये देखिए, ये एक ज़मीन है, दो तरह की ज़मीन है, बीच में थोड़ा सा पानी जमा है। जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, पूरा पानी भर जाता है। बाढ़ बेसिकली क्या करती है, अपने साथ यूँ बहता हुआ आता है, इधर से मान लो बहता हुआ इधर आ रहा है, तो वो बाढ़ तो पूरी जगह पे हो ही गया, ये पूरा पानी लैंड पे भी पानी भर गया। लेकिन सिर्फ बाढ़ अपने साथ पानी लेके आता है क्या? ऑब्वियसली नो। जब फ्लड होता है सो इट कैरीज सॉल्ट बोल रहा हूँ मैं, सैंड, रॉक्स, कुछ कंकड़ वगैरह, ये सब लेके आते हैं। तो ये सब यहाँ पे आके जमा हो जाते हैं। ये देखिए, अब लैंड आपका ये बिल्कुल सूख गया है, ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम ये जो बाढ़ जो आई थी वो बिल्कुल ये देखिए, ये मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड, पॉइंटर लाने दो मेरे को। ये रहा, ये जो पानी था वो सूख गया, यहाँ पे जो पानी था वो सूख गया, यहाँ पे आने के बाद सूख गया। लेकिन जो वो मिट्टी साथ में लेके आया था वो यहीं पे रह गया। जो पत्थर वगैरह जो छोटे छोटे लेके आया था, ये देखिए, दिस क्रिएट लीव्स और अ लार्ज नेचुरल एम्बार्कमेंट क्लोज टू द चैनल। ये देखिए, ये इस तरह से ज़मीन ऊँची कर दी इन्होंने। जो मिट्टी बाढ़ अपने साथ लेके आई थी वो यहाँ पर रह गई है। सो इस तरह से मिट्टी के डिपोजिशन या फिर पत्थर के डिपोजिशन जमा होने से भी लैंड क्या होता है, बनता है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म्स आर फॉर्म्ड बाय सी वेव्स। समुंदर के जो सी वेव्स हैं, जो वेव्स जो होती हैं, उन सी वेव्स के थ्रू किस तरह के लैंड बनते हैं, हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे। ये देखिए, फर्स्ट पॉइंट इज सी क्लिफ। ये एक दूसरे से रिलेटेड है, 3-4 पॉइंट है इसमें, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज हमारा सी क्लिफ। जो समुद्र की जो लहरें इस पर टकराती हैं तो इस तरह के सी क्लिफ बन जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम सपाट है, एकदम बिल्कुल इस तरह से बन जाती है। और इट्स नॉट अ फास्ट चेंज, इट्स अ स्लो चेंज। बहुत साल लगते हैं इनको इस तरह की क्लिफ्स बनने में। अब अगला हम देखेंगे तो ये आ गया हमारा सी केव्स। अब ये पत्थरों में कैसे गुफा बन रही है, ये बनती है गुफा क्योंकि ये जो पानी होती है, जो लहरें होती हैं, ये लहरें इन पत्थरों पे आके कंटिन्यूस ऐसे ऐसे पड़ती रहती हैं, फोर्स के साथ पड़ती है। जब आंधी चलती है तो और ज़्यादा फोर्स के साथ ऐसे ऐसे पत्थरों के साथ पड़ती है, और ये पत्थर क्या हो जाते हैं, कुछ सालों बाद इनमें फॉर्मेशन आने लगता है और ये डिफॉर्म होकर इनके अंदर केव्स बन जाती हैं। ठीक है, अगेन इट्स अ स्लो प्रोसेस। अब देखेंगे तो आप यहाँ पे क्लिफ्स में भी अगर धीरे धीरे देखेंगे तो कुछ सालों बाद इन क्लिफ्स के अंदर ही मान लो एक तरह से क्या बन जाता है, केव्स बन जाता है। ठीक है, हमारा सी केव्स कैसे बनता है समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे सी आर्च। अब ये है हमारा आर्च, ये होता है आर्च हियर, ये यू शेप में, उल्टा यू बोल सकते हो आप। ये हमारा आर्च होता है। अब ये किस तरह से बनता है, ये भी सेम, वो जो गुफा है, गुफा पे इस तरह से सेम क्या पड़ता रहता है, लहरें जो होती है समुंदर की, लहरें ऐसे पड़ती रहती है। देखिए, अगर ये आप ये वाला हिस्सा देखेंगे पत्थर का तो ये गीला है, यानी कहने का ये देखिए, ये वाला हिस्सा गीला है, यहाँ पे गीला है। इसका कहने का मतलब है शानी ये जो फ़ोटो जब खींची थी तब ये पानी इस लेवल से नीचे की लेवल पे आ चुका था। तो पानी मोस्टली यहाँ तक इस लेवल तक आ जाता है। जब बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं तो ऊपर तक भी पानी के लहरें जो है वो पड़ती हैं। तो इस तरह से सालों साल जब पानी की लहरें इन पे पड़ती हैं तो एक फॉर्मेशन चेंज हो जाता है इनका, यानी शेप चेंज हो जाता है। तो और उससे क्या होता है, आर्च बन जाता है। समझ में आया। सी क्लिफ हमने पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा सी केव पढ़ा हमने, सी केव फॉर्म हो गया। अब सी केव के बाद क्या फॉर्म हो गया, आर्च, आर्च भी फॉर्म हो गया। अब आर्च के बाद देखिए क्या बनता है, आर्च के बाद बनता है सी स्टैक, यानी ये जो ऊपर जो आर्च बना हुआ था पहले, ये यहाँ से निकल गया, टूट गया, यहाँ हवा के कारण, पानी की लहरों के कारण, इस पे पानी की लहरें पड़ी बहुत ज़ोर ज़ोर से तो हिलने लग गया। तो इस तरह से पत्थर था, तो पत्थर वो
टूटने लग गया तो सालों बाद ये जो क्लिफ है, ये जो था इधर जो आर्च बना हुआ था वो टूट के गिर गया और इस तरह के सिर्फ बड़े बड़े पत्थर जो थे वो रह गए। सो इस तरह से सी स्टैक भी बना। अब देखिए बीचेस कैसे बनते हैं। बीचेस भी सेम है। बीचेस को हम वाटर इसकी देखो ये आपकी लहरें हैं और ये क्या है, ये एक्चुअली एक बीच है। मैंने आपको जो बीच इमेज दिखाई है ये बांग्लादेश की एक बीच है, इसका नाम है कॉक्स बाज़ार बीच। इसका नाम क्या है, कॉक्स बाज़ार बीच है और ये दुनिया का सबसे लंबा बीच है। ये करीब 120 किलोमीटर लंबा बीच है, 120 किलोमीटर। तो इनसे क्या होता है, पानी जो होता है ये अपने साथ मिट्टी भी लेके आता है तो यहाँ पे बीच में जमा हो जाता है और इस तरह से लैंड का फॉर्मेशन भी होता है। अब हम पढ़ेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म्स। So erosional landforms include headlands, bays, caves, arcs, stacks, stumps and wave cuts platform. There are also depositional landforms such as beaches, spits and bar. अब हम पढ़ेंगे cirques and glacial forms. So basically what is a cirque? So ये जो rivers है, ये जो glaciers है, ये देखिए glaciers हैं, ये क्या करते हैं, नदी है ये है आइस। ये आपके जो ग्लेशियर्स हैं ये है आपके आइस। या आपके आइस क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है और बर्फ़ बन जाता है। तो इसको हम ग्लेशियर्स बोलते हैं। और ये जो ग्लेशियर्स हैं, ये जो ऐसे गड्ढों में जो ग्लेशियर्स बने हुए हैं इन्हें हम बोलते हैं सर्क्यूज बोलते हैं। और ग्लेशियल लेक्स क्या होता है, ग्लेशियल लेक्स वो होता है जब ये जो ग्लेशियल बने हुए हैं आपके, ये जब पिघल जाता है और ये पानी बन जाता है। यहाँ पे तो झरने बन जाएंगे आपके और फ्लो होता है नीचे की तरफ अलग अलग अपनी वेव्स के थ्रू और इसके थ्रू फ्लो होता है। तो उसको हम बोलते हैं ग्लेशियल लेक्स बोलते हैं हम उसको। अब हम इसके बाद देखेंगे ग्लेशियल मोरेन्स। ठीक है, अब ग्लेशियल मोरेन्स क्या होता है, अब जो डेब्रिस, जो झरना या पानी जो बह के नीचे की तरफ आता है ना, वो पानी किधर से, हमने लास्ट में कहाँ पे पढ़ा, जो ग्लेशियल लेक से, यहाँ से जो पानी बहता हुआ नीचे आता है वो अपने साथ पत्थर, सैंड, ड्यून्स ये सब कैरी करके लेके आता है और वो यहाँ पे जमा हो जाता है कुछ टाइम के बाद। तो जो यहाँ पे जमा हो जाता है उसे हम बोलते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। So the debris carried by a glacier gets deposited at its edge to form ridge-like structure called glacial moraines। ये आपका ग्लेशियल मोरेन्स है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ डज विंड एक्ट एज एन एजेंट ऑफ इरोजन। अब विंड कैसे इरोजन करता है, हियर इट इज, विंड is a powerful agent of erosion. It is a very powerful agent of erosion. Aeolian wind driven process constantly transports sand, dust, dunes and ashes from one place to another. Wind can sometimes blow sand to towering dunes. अब जो विंड जो है वो कैसे चलती है, देखिए अगर आप ये मशरूम का देखेंगे, मशरूम रॉक्स देखेंगे और विंड का जो फ्लो होता है, जो आंधी चलती है तो हम क्या देखते हैं, आंधी जब चलती है तो ये जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है, आंधी यूँ चल रही है, मान लो इधर से हमारी आंधी चल रही है ऐसे, या तो यहाँ से यहाँ तक की आंधी उठी है और यूँ चल रही है। अब इसका जो आंधी में जो हमेशा ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें सिर्फ हवा या थोड़ी बहुत मिट्टियाँ होती है, लेकिन जब नीचे वाला जो हिस्सा होता है आंधी का जब नीचे वाला या फिर विंड जो होता है, विंड के नीचे वाले हिस्से पे अलग अलग टाइप के पत्थर होते हैं, सैंड होते हैं, छोटे पत्थर, बड़े पत्थर होते हैं, वो सब ट्रैवल करके लेके चलता है, यानी अपने साथ वो आंधी जो होती है अपने साथ उनको कैरी करके ले जाता है। और कैरी जब करता है तो बीच में इस तरह के पत्थर आते हैं, तो वो पत्थर क्या करते हैं, वो जो सैंड जो है या फिर जो स्टोन्स हैं वो इन पे आके पड़ते हैं, इन पे आके ऐसे टच होता है। जब इन पे आके ऐसे टच होता है तो इनका शेप क्या हो जाता है, इस तरह से बन जाता है। यानी आप एक पत्थर को पत्थर पे मारोगे बार बार, हियर इट इज़, बार बार एक पत्थर को पत्थर पे मारोगे तो उसका ऑब्वियसली शेप जो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये ऊपर का क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि जो विंड जो होती है वो अपने साथ जो हैवी पार्टिकल्स कैरी करती है वो सिर्फ नीचे की तरफ में कैरी करती है, ऊपर हैवी पार्टिकल्स कैरी नहीं करती है विंड, ऊपर सिर्फ हवा होती है। तो इसीलिए ये ऐसा बल्ज बना हुआ है, शेप में बल्ज है और नीचे से बिल्कुल ऐसा पतला बना हुआ है, क्योंकि जब आंधी चलती है तो ऐसे पत्थर आके इन पे आके भिड़ते हैं और इनका शेप ऐसे बन गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सैंड ड्यून्स। अब सैंड ड्यून्स क्या होता है, अब अगर मालूम है तो आपको रेगिस्तान में जाओगे तो एक जगह से दूसरी जगह आंधी चलती है। एक जगह से जब दूसरी जगह आंधी चलती है तो दूसरी जगह जो आंधी पहुंचा देती है अपने साथ में मिट्टी को, वहाँ पे ड्यून्स बनने लग जाते हैं। सो द विंड ब्लोइंग इन अ डेजर्ट लिफ्ट्स एंड कैरीज सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो जो अनदर प्लेस में जो बनता है वो क्या बन जाता है, सैंड ड्यून्स बन जाता है। नाउ नेक्स्ट इज वी टॉक अबाउट लॉयस। अब देखिए हमने ये लॉयस के बारे में पढ़ा,
यहाँ पे भी ऐसा होता है कि ज़मीन है हमारी ये, दीज आर आवर लैंड्स। सो जब आंधी चलती है तो यहाँ पे जो पत्थर हैं, मिट्टी है, वो उड़ के दूसरी जगह चला जाता है और इस तरह से ऊबड़ खाबड़ क्या बन जाती है, हमारी लैंड इस तरह से बन जाती है। सो ये हमने लॉइस के बारे में पढ़ा, इस तरह से लॉइस हमारा बनता है। ठीक है, देखिए मशरूम रॉक्स किस तरह से बना, आंधी की वजह से बना। सैंड ड्यून्स भी किसकी वजह से बना, आंधी की तरफ से बना। और लॉइजेस भी किसकी वजह से बना, आंधी की वजह से बना, क्योंकि आंधी चली तो ही इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स या सैंड ड्यून्स जो हैं या फिर जो हमारा लॉइजेस है वो, अगर आंधी नहीं चलेगी तो ये तो ऐसा ही शेप रहेगा, कोई टूटा हुआ शेप नहीं रहेगा इनका। लेकिन आंधी चली या तूफान चले, इसकी वजह से ये देखिए लैंड जो है इस तरह से ऊबड़ खाबड़ बना है।